Logarithm is another way to represent exponents. ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका होता है। एक्सपोनेंट्स मतलब जो पावर वाले फंक्शंस होते हैं, जैसे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। तो ये जो बेस है एक्सपोनेंट का, ये तो log के बेस में लिखा जाता है ना, पावर इसका रिजल्ट होता है। ये जो पावर है ये इसका रिजल्ट आएगा log का। तो आप इसको अगर log को पावर की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्लियर है बेटा? तो हाँ हम जी x सर। की इक्वेशन को log में और log की इक्वेशन को एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं, जिससे log x टू द बेस a इज इक्वल टू t है ना। तो हम इसको एक्सपोनेंट में क्या लिख सकते हैं, इसको सोच के बताओ बेटा। सर log t x is equal to a, log t a is equal to x। log तो बचेगा नहीं ना बेटा, जब आप इसको एक्सपोनेंट में लिखोगे तो log नहीं आएगा नहीं, है ना। इसको अगर आप एक्सपोनेंट में लिखोगे तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी, उसमें log नहीं बचेगा कहीं। बस आप बेस पावर की वैल्यू देखो कि बेस कहाँ जाएगा और पावर कहाँ जाएगी। तो ये वाला जो टर्म है ये तो बेस होता है ना, और ये जो log का रिजल्ट होता है ये पावर होती है ना। a raised to the power t is equal to x। ऐसे बने, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब आपको वैल्यू बतानी है कि log 1 टू द बेस a कितना हो, और log a टू द बेस a कितना हो। तो इसमें क्या चीज मिसिंग है बेटा, इसमें ये पावर मिसिंग है ना, बेस और वैल्यू हाँ पता जी है। सर। तो आपकी इक्वेशन इस तरह से बनेगी a और ये पावर मिसिंग है इज इक्वल टू 1, हाँ जी सर। है ना। a ये पावर मिसिंग है इज इक्वल टू 1, तो a की कितनी पावर करेंगे 1 हो जाए। तो a तो हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन ये पता है कि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती हाँ जी सर। है ना। तो इसलिए इसकी जो पावर है वो 0 हो जाएगी, यानी कि log 1 विद एनी बेस इज 0। और यहाँ पे भी पावर मिसिंग है, तो ये क्वेश्चन है a की कितनी पावर करें कि a आ जाए, है ना। तो a रेज पर 1 वन। a के इक्वल होता है। तो log ऑफ एनी नंबर विद द सेम बेस इज 1, है ना। ये दो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज है। हाँ जी सर। अब देखो कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर है ना, अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो आप उसकी कुछ भी पावर करिए, आप उसको नेगेटिव नहीं बना सकते। यानी कि जो a रेज पर x है वो अगर b के इक्वल है तो b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी कि बेस अगर पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको नेगेटिव नहीं किया जा सकता, मतलब उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। करेक्ट है? हाँ जी सर। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम log b टू द बेस a को लेंगे तो ये तभी डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड इफ b इज पॉजिटिव, है ना। तो log जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। सर एक बार दोबारा बताना ये वाला। ये जैसे log b टू द बेस a है, अगर a पॉजिटिव होगा मतलब ये पॉजिटिव होगा तो ये तभी डिफाइंड होगा जब b पॉजिटिव होगा, है ना। क्योंकि जब आप इसको x के इक्वल लिखोगे, जैसे log b टू द बेस a इज इक्वल टू x है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी a रेज पर x, और a अगर पॉजिटिव है ये तो पॉजिटिव ही होगा, यानी कि log तभी डिफाइंड होगा जब b पॉजिटिव हो। अच्छा जी सर, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज, log इज नॉट डिफाइंड फॉर
नेगेटिव वैल्यूज। ये log is defined for positive values only। ठीक है, तो अगर हम लिख रहे हैं log x to the base समथिंग, है ना, तो इसका मतलब होगा कि log जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो log हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज का ले सकते हैं। ठीक है, अब log का फंक्शन देखिए, log का ग्राफ। ये क्लियर है यहाँ तक बेटा? हाँ जी तो सर। अभी तक तो हमने log की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी। अब इसका ग्राफ देखिए जरा, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू log x। fx इज इक्वल टू log x टू द बेस a और y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। तो फंक्शन को हम y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये केस फर्स्ट है जब a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, a इज ग्रेटर देन 1। तो इसका जो बेस है वो 1 से बड़ा होगा, तो इसका ग्राफ इस तरह से होता है। ये जो log x टू द बेस a है, ये पॉजिटिव होगा अगर a की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, है ना, तो ये x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो a तो 1 से बड़ा है ही, तो x अगर 1 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर ये 1 होगा, x अगर 1 है, तो हमें अभी देखा था कि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आती है। और x अगर 1 से छोटा होगा, पॉजिटिव तो होगा ही, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। और अगर 1 से छोटा है, तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो इसको देख के हम ये ग्राफ बना सकते हैं कि ये एक तो 0 से 1 के बीच में है, तो ये नेगेटिव रहेगा। सपोज करो ये x इज इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन इस तरह से राइज करता है ऐसे, है ना। और 0 से 1 तक ये नेगेटिव है, यानी कि x एक्सिस के नीचे, तो y नेगेटिव है। और फिर ये इस तरह से ऐसे इंक्रीज करता है ना। तो ये फंक्शन ऐसे जाता है, तो 1 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। x अगर 1 से हाँ बड़ा जी होगा, सर। तो ये वाला रीजन है कि x 1 से बड़ा है, और ये वाला रीजन है कि x 1 से छोटा है। तो इस रीजन में जब x 1 से बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब x 1 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, मैं इसको जरा ढंग से बना देता हूं। तो ये फंक्शन के बारे में हमने बताया। अब ये जो फंक्शन है, अगर आप इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, तो ये इसको सिर्फ एक ही जगह कट करेगा। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो फंक्शन है वो 1 1 है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक ही जगह कट करती है। और ये जो फंक्शन है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक का मतलब है कि इसकी ये कहीं भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, इसकी एक ही नेचर होगी। तो ये जैसे सपोज करो ये x1 है, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये x1 है, और ये वाली जो वैल्यू है ये x2 है। तो ये जो y कोऑर्डिनेट है ये f ऑफ x1 हो जाएगा, और इसका ये जो y कोऑर्डिनेट है ये f ऑफ x2 हो जाएगा। तो अगर हाँ हम जी सर। इंक्रीज करते हैं, x2 अगर x1 से बड़ा है, यानी कि अगर हम x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो fx2 भी fx1 से इंक्रीज बड़ा हो जाएगा, यानी कि log ऑफ x2 log ऑफ x1 से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर रिवर्स जाते हैं, उल्टा जाते हैं, जैसे x1 x2 से छोटा है ना, तो अगर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे देखोगे, तो fx1 भी fx2 से छोटा होगा, यानी कि log ऑफ x1 log ऑफ x2 से छोटा होगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर x की वैल्यू बढ़ती है तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है, x की वैल्यू अगर घटेगी तो फंक्शन की वैल्यू भी घटेगी, यानी कि सेम वेरिएशन होगा। जैसा वेरिएशन x में होगा वैसा ही वेरिएशन y में होगा, है ना। आप x को इंक्रीज करोगे तो फंक्शन हाँ इंक्रीज होगा, x को डिक्रीज करोगे तो फंक्शन डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा?
हाँ जी सर। अब इसका सेकंड केस देखिए। तो जो इसका सेकंड केस है उसमें a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो पहले जो हमने पढ़ा था उसमें जो बेस था हाँ जी वो सर। 1 से बड़ा था, है हाँ ना? जी सर। हम इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू log x टू द बेस a के लिए। तो पहले जो हमने पढ़ा था a की वैल्यू 1 से ज्यादा थी, और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो 0 से 1 तक होगा, और बेस कभी 1 नहीं हो सकता है ना? तो बेस 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम 1 का 1 करेंगे पावर तो 1 आएगा, 1 का 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो पावर है इस हिसाब से इसका वेरिएशन नहीं होता, है ना? तो 1 इस की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए हम x को कभी भी 1 नहीं रख सकते, a को। तो ठीक a है या सर। तो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, और a नेगेटिव भी नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये उसका रिवर्स हो जाता है। इसमें जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस तरह से होती है कि a अगर 0 से 1 के बीच में है तो log x टू द बेस a ये पॉजिटिव होगा अगर x की वैल्यू 0 से 1 तक होगी, और 1 के लिए तो 0 ही होता है, और अगर x 1 से बड़ा होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है ना? ये ग्राफ जो है ये डिक्रीज होता है ऐसे। ये जब x 1 होगा तो y की वैल्यू 0 होगी, जब x 0 से 1 तक होगा, है ना? तो 0 से 1 के बीच में ये वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा फंक्शन, और जब x 1 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जो y is equal to log x to the base a in the situation a is between 0 to 1 is monotonically decreasing function, डिक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक का मतलब है कि a की नेचर होगी, सिर्फ डिक्रीजिंग होगा। अब यहाँ से अगर आप x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो, तो ये a की जगह कट करेगा। इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 होगी। तो जितने भी मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं वो 1 1 होते हाँ जी सर। है ना? और इसमें अगर आप x की वैल्यू देखोगे, सपोज करो ये x1 है, ये x2 है, तो x तो इंक्रीज हो रहा है ना? ये x आप इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन y की वैल्यू, वाई डिक्रीज हो रहा है। हाँ, इसमें y भी इंक्रीज हो रहा है। ये x1 इंक्रीज होगा तो ये y भी डिक्रीज, नेगेटिव वैल्यू है इसलिए डिक्रीज हो रहा नेगेटिव। है ना? हाँ जी तो सर। अगर आप इसमें x2 x1 से बड़ा है, लेकिन जो fx2 है वो fx1 से छोटा होगा, है ना? क्योंकि हाँ ये जी ज्यादा सर। नेगेटिव, दिस इज मोर नेगेटिव, तो इसलिए ये छोटा होगा। तो ये इसका वेरिएशन उल्टा होता है। आप x को इंक्रीज करोगे तो जो फंक्शन है वो, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हाँ जी सर। और अगर रिवर्स चलोगे जिससे x1 x2 से छोटा है तो fx1 fx2 से बड़ा हो जाएगा, हाँ, इसका ऑपोजिट होगा। यानी कि log x1 to the base a is greater than log x2 to the base a। ठीक है, ये इनके ग्राफ हो गए। ग्राफ के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जिससे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, तो इसमें बिल्कुल पावर वाली प्रॉपर्टीज होती है। लॉग m इंटू एन टू द बेस a, तो ये log m प्लस log n हो जाएगा। ठीक है, मैं बस इसका प्रूफ बता रहा हूँ, बाकी सारे प्रूफ आप इसी की तरह कर सकते हो। ये हमने इस वैल्यू को x कंसिडर कर लिया, और इस वाली वैल्यू को y, और इस वाली वैल्यू को z कंसिडर, तो हमारे पास रिलेशन हो गया x इज इक्वल टू y प्लस z, है ना? अब देखो जैसे log mn टू द बेस a इज इक्वल टू x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो?
बच्चे लड्डू भी खा रहे हैं, ये बेस, ये पावर, लड्डू इतना बना बना के बच्चे फेंके हैं। a रेज पर x इज इक्वल टू mn हो, और ये जो log m टू द बेस a है ये y के इक्वल हो, तो ये a रेज पर y इज इक्वल टू m हो, है ना। ये बेस, ये पावर, और log n टू द बेस a इसको हमने z कंसिडर किया, तो ये a रेज पर z इज इक्वल टू n हो। अब ये m और n की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम 1 and 2 and 3 सेकंड और थर्ड इक्वेशन से mn की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो a रेज पर x इज इक्वल टू m दैट इज a रेज पर y इनटू n दैट इज a रेज पर z, तो ये a रेज पर y प्लस z हो। आप इसको कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू y प्लस z, है ना, तो ये प्रूव हो गया x इज इक्वल हाँ टू y जी प्लस। सर। इसी तरह से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिवीजन के लिए, log m बाई n, तो यहाँ पे अगर m बाई n होगा तो ये डिवीजन में y माइनस z हो जाएगा, है ना। हाँ जी सर। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। जो पावर होती है दैट इज रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, जैसे m रेज पर n है, इसका मतलब है कि आप m को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, है ना, हाँ जी सर। n टाइम्स। तो इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो ये log m प्लस log m प्लस log n n टाइम्स हो जाएगा, इसलिए n टाइम्स log m इसकी वैल्यू आएगी। तो यही वाली प्रॉपर्टी को m इंटू m कर दो n टाइम्स, तो ये log m प्लस log m n टाइम्स हो जाएगा, यानी कि n log m हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है ना, ये बड़ी इफेक्टिव है। तो जब हाँ पावर जी आपको सर। प्रॉब्लम कर रही हो तो log लगा दीजिए उसको, है ना, तो पावर आगे आ जाएगी, तो पावर खत्म हो जाएगी, फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस, अगर बेस आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं है, जैसे log m टू द बेस n है, आपको n बेस नहीं चाहिए, तो आप इसको log m अपॉन log n लिख सकते हो, और इसमें जो चाहे बेस डाल सकते हो, है ना। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि log m टू द बेस n इंटू log n टू द बेस a कितना हो जाएगा, तो ये आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। आप इसको m अपॉन n से होल के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये n से n कट जाएगा, m टू द बेस a आ जाएगा, ठीक है। तो आप जब दो लॉग को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आप एक फ्रैक्शन की तरह कंसिडर कर सकते हो, ठीक है सर। m अपॉन n इंटू इंटू n एन अपॉन a, अपॉन ए। ये n से n कट गया तो m टू द बेस a हो जाएगा, ठीक है सर। है ना। और इसको याद रखना है, तो ये log m अपॉन log n टू द बेस a होगा। क्लियर है बेटा। हाँ जी सर। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ बेस। तो जब बेस की प्रॉब्लम आएगी तो हम ये वाली प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ठीक है सर। एक ये बड़ी इफेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे a रेज पर log x टू द बेस a है ना, तो ये a से log a कैंसिल हो जाता है और इसकी वैल्यू x के इक्वल आ जाती ठीक है सर। है, ठीक है। तो a रेज पर पावर में log x है, तो ये a से log a कैंसिल होकर x के इक्वल आ जाएगा। ये कैसे आता है देखो, इसका प्रूफ देखो, हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, जिससे एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, जैसे log x टू द बेस a है तो ये log x टू द बेस a के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो राइट हैंड साइड है वो पावर को डिनोट करती है, और ये log का बेस हो गया। तो आप अगर इसमें log की बेसिक डेफिनेशन लगाओगे तो ये a बेस बन जाएगा, ये सब पावर हो जाएगा, तो a log x टू द बेस है, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, a, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी सर। और इसमें अगर यहाँ पे बीच में कोई नंबर आ जाए, जैसे a रेज पर m log x टू द बेस a, ठीक है, तो हम ये प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी कि log m रेज पर n, ये पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, n log m हो जाता है ना। हाँ जी सर। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि log में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड है
तो इस नंबर को अंदर ले जाके m की पावर में, तो जैसे m इस log के साथ मल्टीप्लाइड है, तो हम m को यहाँ से हटाएंगे तो ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो log x इस पर m हो जाएगा, है ना। अब इसको इससे कंपेयर करो, जैसे a की पावर में log a है, यहाँ भी a की पावर में log a है, x की प्लेस पे कितना आ गया, x इस पर m, तो ये x इस पर m के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो a रेज पर m log x टू द बेस a है, तो ये m इसकी पावर में चला जाएगा और इसका रिजल्ट आ जाएगा x इस पर m। ठीक है सर। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और प्रॉपर्टी है जैसे log m, और ये a रेज पर n है ना, बेस में a रेज पर n, तो ये जो n है हम इसको बाहर ले जाके 1/n लिख सकते हैं, है ना। ये 1/n और log m टू द बेस a हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो या चेंज ऑफ बेस, जैसे यहाँ पे a रेज पर n है, यहाँ पे a है, तो हम चेंज ऑफ बेस से इसको कर सकते हैं, जैसे log m a n है, तो हम इसको लिख सकते हैं log m अपॉन log n टू द बेस ये a रेज पर n, और जो बेस डालना है उसमें बेस डाल सकते हैं, जैसे हमने a बेस लिख लिया, तो हो जाएगा log m टू द बेस a, और ये पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n बाहर आ जाएगा, log a टू द बेस a 1 हो जाएगा, है ना। ये सेम अगर नंबर और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1/n हो जाएगा, ये 1, और ये log m टू द बेस a। ठीक है, जब भी आपको बेस की प्रॉब्लम हो तो आप चेंज ऑफ बेस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, हाँ जी सर। इसमें एक और रिजल्ट देख सकते हो, जैसे log b रेज पर n और बेस में a रेज पर m। ठीक है, तो ये जो n और m पावर में है, इसको बाहर लिख सकते हैं n/m, है ना, n/m, और ये log b टू द बेस a हो जाएगा। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से समझ सकते हैं। तो ये इसकी log की एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, वो और देख लीजिए। जैसे अगर आपको दो लॉग को कंपेयर करना हो, जैसे log x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू log y दिया हुआ है ना, और इसका बेस a है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 तो हो नहीं सकती ना, नेगेटिव हो सकती, तो a या तो 1 से बड़ा होगा या 0 और 1 के बीच में होगा। अगर a 1 से बड़ा है, अगर a 1 से बड़ा है, तो आप देखिए कि ये किस तरह का फंक्शन होता है। a अगर 1 से बड़ा होता है तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है ना। अब ये दो नंबर्स हैं x और y, मान लो ये वाली वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू y है ना। यहाँ पे ये log x हो गया, ये log y हो गया। log x बड़ा है मतलब x इधर आएगा, ये log x बड़ा हो गया और ये log y हो गया, है ना। तो x और y में क्या रिलेशन होगा, x भी y से बड़ा होगा, तो ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। और अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, है ना, तो a अगर 0 से 1 के बीच में होता है तो ये इस तरह से ग्राफ बनता है, ऐसे, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो फिर अगर ये फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी तो ये छोटा हो जाएगा, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू y हो जाएगा। तो ये इसके बेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बेस अगर 1 से बड़ा है तो ये जैसे वेरिएबल चलेगा वैसे ही फंक्शन चलेगा, और बेस अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये उल्टा चलेगा, मतलब जैसे फंक्शन चलेगा वेरिएबल उसके ऑपोजिट चलेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है सर। अब इसको हम ये यहाँ पे किसी फंक्शन को लिख सकते हैं, जैसे log f(x) टू द बेस a, है ना, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू b है। ठीक, तो जब हम इस log को हटाएंगे तो ये a बेस और ये पावर बन जाएगा, है ना।
अब इसमें भी x a के ऊपर डिपेंड करेगा। a अगर 1 से बड़ा होगा तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, तो वेरिएबल भी उसी तरह से चलेंगे। तो ये जो fx है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू a रेज पर b हो, a रेज पर b। एक्चुअली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, log a रेज पर b टू द बेस a, ऐसे लिखा जा सकता है ये नंबर, है ना। आप इसको देखिए, log a रेज पर b टू द बेस a, इसका क्या मतलब होता है? अगर इसमें m रेज पर n वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, log a जी टू द सर, बेस a हो ए जाएगी, हो जाएगा। और ये log a टू द बेस a 1 हो। ठीक है, तो यही वाली चीज हम अब ये बन गई है ना। तो ये fx अगर a 1 से बड़ा होगा तो x की प्लेस पे ये आ गया फंक्शन, और y की प्लेस पे ये हो गया, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y हो। उसी तरह से a की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगी तो ये फिर x लेस हो जाएगा, मतलब fx जो है वो लेस देन और इक्वल टू a रेज पर b। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब इसके बाद है एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज तो जो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है वो इस तरह से होती है, e रेज पर x इज इक्वल टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल समझते हो बेटा? हाँ जी सर। है ना, तो ये इस तरह से होता है, इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो इसका जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू ई रेज पर x का, वो इस तरह से होता है, ये ऐसे इसका ग्राफ होगा, ई रेज पर 0 तो 1 होगा, और ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। तो ये ग्राफ कभी भी जो है ना नीचे नहीं आ सकता x के, क्योंकि जो e की वैल्यू है वो हमेशा 2 से 3 के बीच में होती है। e की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 2.71828। e एक इरेशनल नंबर होता है, हाँ जी सर। और क्योंकि इसका जो बेस है वो पॉजिटिव है तो इसलिए इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। x इज इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो अगर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये 1 1 होगा, 1 बे होगा। और ये क्योंकि इंक्रीजिंग है तो x1 अगर x2 से बड़ा होगा तो e रेज पर x1 भी e रेज पर x2 से बड़ा होगा। बड़ा होगा। क्योंकि इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो ये अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे खुद के साथ तो ये इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना। तो e रेज पर इंफिनिटी इंफिनिटी को टेंड करता है, हाँ और जी अगर सर। इसको रिवर्स कर दोगे 1 अपॉन ई रेज पर इंफिनिटी, यानी कि ई रेज पर माइनस इंफिनिटी, तो ये 0 को टेंड करेगा, है ना। इसलिए हाँ हम ई जी रेज सर। पर इंफिनिटी में कभी कैलकुलेशन नहीं करते, ई रेज पर माइनस इंफिनिटी में कैलकुलेशन करते हैं ताकि हम इसको 0 लिख सकें। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आप अपना जो 9th वाला असाइनमेंट है उसको करिए। ठीक है, ठीक है। देखो बेटा, ये एग्जांपल है, log 24 टू द बेस 12, इसकी वैल्यू x के इक्वल दी हुई है। तो आपको log 54 टू द बेस 12 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। तो दोनों में बेस तो सेम है बेटा, है ना। हाँ जी सर। ठीक है, तो कुछ करके हमको इसमें 54 को ब्रेकअप करना है और 54 की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये जो 24 है इसका फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा। 24 होता है 2 2 2 8 इंटू 3, और ये जो 54 है इसकी वैल्यू होती है 3 3 जा 9 3 जा 27 2 जा 24, यानी कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन है ना, पावर्स डिफरेंट है। हाँ जी सर।
क्लियर है बेटा? हाँ तो जी इसको सर। इसको हम x को क्या लिख सकते हैं? x ये जैसे log 24 टू द बेस 12 है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं log 24 अपॉन log 12। ये हाँ चेंज जी ऑफ सर। बेस का हमने फॉर्मूला लगा दिया। हाँ तो जी सर। 24 को क्या लिखा जा सकता है? log 2 क्यूब इंटू 3। और log 12 को क्या लिखा जा सकता है? log 2 स्क्वायर इंटू 3। हाँ जी अब सर। इसमें इंटू वाली प्रॉपर्टी लगा दें। तो इंटू वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 2 क्यूब प्लस log 3। log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी हमने इसमें लगा दी, तो log m प्लस log n हो जाएगा। और ये हो जाएगा log 2 स्क्वायर प्लस log 3। हाँ ये जी याद है ना सर। बेटा प्रॉपर्टी हाँ log जी, n? हाँ जी सर। और फिर log m रेज पर n वाली प्रॉपर्टी लगा दी, हाँ जी सर। तो ये n log m हो जाएगा, यानी कि 3 log 2 हो जाएगा। 3 log 2 plus log 3 upon ऐसे ही 2 2 log log 2 2 plus log 3 प्लस log 3 3 है ना? अब हमें किसकी वैल्यू x के टर्म्स में निकालनी है? log 54 तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं x के साथ। तो ये हो जाएगा 2x log 2 प्लस log x log 3 है ना? और ये इधर बचेगा 3 3 log log 2। 2 plus log 3। अब जो log 2 वाले टर्म है उनको एक तरफ ले जाओ, है ना? तो कितना हाँ हो जाएगा? जी। और log 2 वाले टर्म्स को एक तरफ, तो ये 2x माइनस 3 log 2। log 2। और इसको इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस एक्स log 3। हाँ जी। तो ये 2x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स log 2 इज इक्वल टू equal log। to log 3। बेसिकली हमने क्या करा है, log 2 और log 3 में रिलेशन निकाल लिया। तो जो फैक्टर्स है ना, ये 2 और 3, आप उनके log में रिलेशन निकाल लीजिए, है ना? हाँ जी तो सर। अब इसकी log 54 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो log 54 टू द बेस 12 कितना हो जाएगा? तो आप इसको लिख सकते हो log 54 को ब्रेक कर देंगे 3 क्यूब इंटू 2 upon log 2 12 cube 3 log 12 ये 2 2 स्क्वायर इंटू। square 3। अब ये जो रिजल्ट है इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। हाँ जी सर। ये हो जाएगा 3 log 3 प्लस log 2, 2 3 log log 3 प्लस log 2, और ये हो जाएगा 2 2 log 2 plus प्लस। log 3। अब देखो ये जो log 3 है इसको हम log 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो log 2 कॉमन आ जाएगा। फिर नीचे से भी log 3 को log 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, log 2 कट जाएगा, सिर्फ x ही बचेगा। तो क्योंकि हमें ये पता है कि इसमें सिर्फ ये 2 और 3 रहने वाला है, तो उसको हमने log 2 और log 3 के बीच में रिलेट कर दिया, है ना? हाँ तो जी आप सर। log 2 या log 3 में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम log 3 की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे, तो log 3 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, 3 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स 6 log 2 log 2 प्लस log plus 2। log 2। और ये 2 log 2 और log 3 की वैल्यू डालिए तो 2x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स log 2, है ना? तो ये log 2 कॉमन आ जाएगा, ये log 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा सब, है ना? ये कॉमन आके यहाँ पे 1 बचेगा और ये भी 1 बचेगा। अब इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 2x माइनस 3, इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 माइनस एक्स, इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो और इसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा। हाँ जी सर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2x माइनस 2x तो 2x से कट जाएगा, 2 माइनस 3 नीचे तो माइनस 1 आ जाएगा, और ये 3 टू जा 6x माइनस एक्स, 6x माइनस x कितना हो गया, 5x माइनस 2। ठीक है बेटा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। तो ये कितना हो जाएगा, -9 + 1 8, 5x माइनस 8 हो जाएगा, है ना?
-1 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 - 5x इसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी सर। ठीक, हाँ जी सर, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए। जैसे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करनी। log ऑफ x² - 5x + 7 to the base 3 is equal to 0, ये दिया। ठीक है, तो हम इसको log की डेफिनेशन को देखिए। log एक तो इसमें दो कंडीशंस हमारे पास होंगी कि log को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये वाली वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हाँ जी सर। तो x² - 5x + 7 शुड बी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। हाँ जी सर। तो एक तो ये कंडीशन है सभी x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए। और ये जो बेस है इसका, ये 1 नहीं होना चाहिए। और ये जो बेस है यानी कि 3 है, a = 3, ये 1 से बड़ा है ना। तो हाँ x² जी - सर। 5x + 7 पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, और a 3 1 से बड़ा है। तो आप जब इस लॉग को हटाओगे तो ये बेस, ये पावर बन जाएगी। तो x² - 5x + 7 विल बी इक्वल टू ये बेस, ये पावर, यानी कि 3⁻0। 0। लॉग की बेसिक डेफिनेशन है, और 3⁻0 1 के इक्वल होता है। तो x² - 5x और ये 7 - 1 + 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो x - 2 x - 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यूज क्या हो गई, x = 2 या x = 3, है ना। तो या तो x 2 होगा या x 3 होगा। क्लियर है बेटा। हाँ जी सर, ठीक है। एक और देखिए जरा एग्जांपल सॉल्व। इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है। log x to the base √8 is equal to 3⁻1/3। सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकालो। तो एक तो इसकी कंडीशन है कि x पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर कोई इसकी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको तो छोड़ देंगे। और इसमें a को देखो, a √8 है, ये 1 से बड़ा है ना। हाँ जी सर। तो आप इसको लिख सकते हो कि x को जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3⁻1/3 तो 10/3 के इक्वल हो जाएगा। और log को हटाओगे तो x की वैल्यू हो जाएगी ये बेस, और ये पावर बन जाएगा, यानी कि √8 10/3। रूट का मतलब पावर हाफ होता है, और 8 मतलब 2 क्यूब। तो 8 को तो हमने 2 क्यूब लिख दिया, इसकी पावर हाफ और इसकी पावर 10/3। ये पावर के ऊपर वो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3/2। और फिर ये भी उसके ऊपर पावर है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 से 10 को कैंसिल करोगे तो 2⁵, दैट इज 32, है ना। तो x की वैल्यू हो गई 32। क्लियर है बेटा। हाँ जी सर। हाँ जी सर। एक और एग्जांपल देखिए। log x² - 5x + 7, और इसका जो बेस है वो 2x - 3 इज इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी सर। तो इसके बारे में हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक तो x² - 5x + 7 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, और ये जो 2x - 3 है, ग्रेटर देन 1 होगा। नहीं, ये भी ग्रेटर देन 1 या 0 से 1 के बीच में हो सकता है। ये 1 के इक्वल नहीं होगा, हाँ जी सर। यानी कि x इज हाँ नॉट जी, इक्वल नॉट टू, इक्वल टू 1। हाँ, तो 4/2 x 2 नहीं होना चाहिए, है ना। एक तो हाँ इससे ये जी पता लग सर। रहा है कि x 2 नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन 3/2। ठीक है, तो इससे हमें दो चीजें पता लगती हैं। एक तो ये पॉजिटिव ही हो सकता है और 1 नहीं हो सकता है, और ये वाली जो वैल्यू है ये सिर्फ पॉजिटिव, है ना।
तो इस x के बारे में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हमें x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है है ना? सर। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये बेस, ये पावर हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये बेस बन जाएगा, ये पावर बन जाएगी, तो 2x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में बेटा? हाँ जी सर। है ना? ये बेस, ये पावर, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब आपको लॉग हटाना हो तो ये बेस और ये राइट हैंड साइड उसकी पावर। पावर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है ना? तो ये जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 6x, माइनस 5 ये 2 टू द तो 4, x हो जाएगा। ये 12x 2ab होता है ना? तो माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7x और 9 माइनस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3 डिविजन 6 के पार्ट करने हैं, सम 7 होना चाहिए, तो 6 और 1 आ जाएगा। 3x, ये x माइनस 2, फिर माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1/3। सर 2 तो नहीं हो सकता। 2 नहीं हो सकता। 1/3, 1/3 तो 1/3 हो सकता है। 3/2 से बड़ा नहीं है ना 1/3। 3/2 सर हाँ, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं है ना? तो इसका मतलब दिस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, तो देयरफॉर द इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। ठीक है सर। अगर आप इसको, इनको ध्यान रखे हुए, इसके जो डेफिनेशन की जो बेसिक कंडीशंस हैं उनको जी ध्यान सर। रखे हुए अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप ये फिर ये रिजल्ट्स लिख के आओगे और फिर हाँ गलत हो जाएगा, है ठीक ना? है तो सर। कंडीशंस का ध्यान रखें, डजंट हैव एनी सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देखिए, इसको सॉल्व करना है। log x माइनस 4 टू द बेस 3 माइनस log x प्लस 4 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस log 3 और ये 2x माइनस 7। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी कंडीशन देखिए। हम इसको 1 को log 3 टू द बेस 3 लिख सकते हैं, हाँ जी सर। तो इसमें log m माइनस log n, ये log m अपॉन n टू द बेस a, इसका रिजल्ट होता है log m माइनस log n और बेस a। तो दो log के डिफरेंस को हम एक सिंगल log में लिख सकते हैं अगर बेस सेम है तो, है ना? ये log m माइनस log n, log m अपॉन n के इक्वल हो जाएगा, यानी कि x माइनस 4 अपॉन x प्लस, x प्लस 4 और ये बेस हो गया 3, और ये हो जाएगा log 3 अपॉन 2x माइनस 7, इसका बेस हो बेस जाएगा। में 3। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी सर। अब इसका जो डोमेन है उसमें क्या होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी होनी चाहिए, हाँ जी सर। है ना? सॉरी, ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव होने के हिसाब से जो x है वो कैसा होना चाहिए उसको देखना है ना? तो यहाँ से देखो x माइनस 4 है, तो x 4 से बड़ा होना चाहिए, है ना? हाँ ये जी। पॉजिटिव होगा। x माइनस 4 से बड़ा होना चाहिए, तो अगर 4 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ जी सर। और 4 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है,
तो इसमें ये कंडीशन हमें मिल रही है कि x 4 से बड़ा होना चाहिए। और अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 अपॉन 2x माइनस 7 के, है ना। ये तो सेम ही है, तो ये अंदर वाली वैल्यू भी सेम होगी, क्योंकि फंक्शन 1 1 है ना, दो वैल्यूज के लिए सेम नहीं हो सकता, तो हाँ फिर जी ये सर, इसको हम ठीक इक्वेट है। कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व करके x की वैल्यू लेंगे हाँ जी सर, आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। अगर सपोज करो x की दो वैल्यूज आती है तो उसमें से वही वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे जो 4 से बड़ी होगी। ठीक है बेटा। ठीक है सर। हाँ जी सर। तो इसी तरह के क्वेश्चंस है बेटा इसके। बाकी तुम्हारा असाइनमेंट है, उसको एक बार करिएगा, इन सारी ठीक है, प्रॉपर्टीज हाँ को देख जी के। सर, मैं वो कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर देना, फिर मैं क्लास रख दूंगा जैसे ही आप कर लोगे इसको। ठीक है सर। ठीक है, ओके। और वो जो 10th वीक का असाइनमेंट है वो भी भेज दो। हाँ जी सर, वो भेज देती हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके।